नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में केवीएस के टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का जो एक सेक्शन है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, उसके तहत हम लोगों ने सीखा कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण। अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण के तहत सिलेबस में हमें दिया हुआ है व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद। इस व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद का अधिगम में क्या उपयोग है, यह किस तरीके से कार्य करता है और इसके जो विचारक हैं उन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं, उससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। वहां पे हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि क्या होता है सैद्धांतिक दृष्टिकोण और क्या होता है वाद। आज हम लोग व्यवहारवाद के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद, जिसको कि बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, इसके बारे में सामान्य सा जो मुख्य रूप से अंतर है उसको देखते हैं। तो जो व्यवहारवाद है, इसके जो संस्थापक हैं वो जेबी वाटसन माने जाते हैं और इस व्यवहारवाद का जो समर्थन है या उसके जो सहयोग में है वो है पावलोव, जिसको कि पावलोव भी कहते हैं, स्किनर, गुथरी, टॉलमैन, थॉर्नडाइक और बंडूरा हैं। वहीं पे हम देखें कि जो संज्ञानवाद है इसके समर्थक ब्लूम, आशुबेल और पियाजे हैं। वहीं पे रचनावाद के जो शब्द है, उस रचनावाद का जो शब्द दिया वो दिया जिम बटिस्टा ने। कभी कभी पूछता है कि जिम बटिस्टा महोदय ने किस शब्द को दिया, तो हम कहेंगे रचनावाद। और इस रचनावाद के समर्थक जो हैं या इस रचनावाद का विकास करने में योगदान दिया ब्रूनर, वाइगोत्स्की, जॉन डीवी और भी हैं। यहाँ पे हम देखें कि जो व्यवहारवाद है, इस व्यवहारवाद के अंतर्गत जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो आती है पावलोव की, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर महोदय ने दिया, कनेक्शन थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया और सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा ने दिया। तो ये जो सिद्धांत हैं, ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी का संबंध किस वाद से है, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद से जो प्रश्न है वो सुमेलित करने को देते हैं। ये कहें कि पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक का जो कनेक्शन थ्योरी है इसका संबंध किससे है, व्यवहारवाद से है, संज्ञानवाद से है कि रचनावाद से। तो ऐसे इन चीजों को आप तैयार कर लेते हैं तो इस तरीके के जो प्रश्न होंगे उसको आप हल करने में समर्थ हो सकेंगे। वहीं पे देखेंगे जो संज्ञानवाद है, इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, यानी कि इस संज्ञानवाद के अंतर्गत उसमें है गेस्टाल्ट थ्योरी, जिसको कि मैक्स वर्दाइमर ने दिया। वहीं पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है, जिसको कि मिलर ने दिया है। वहीं पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो जीन पियाजे ने दिया और कंडीशंस ऑफ लर्निंग रॉबर्ट गैने ने और सब सम्पसन थ्योरी आशुबेल ने दिया है। वहीं पे हम देखें कि जो रचनावाद के जो प्रमुख थ्योरी है उसमें स्पाइरल सर्कुलम है, ब्रूनर के द्वारा दिया हुआ। वहीं पे डिस्कवरी लर्निंग जो थ्योरी है वो भी ब्रूनर ने दिया, यानी कि ये जो स्पाइरल और डिस्कवरी थ्योरी है ये दोनों थ्योरी को ब्रूनर महोदय ने दिया है। और वहीं पे सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो वाइगोत्स्की ने दिया है। तो यहाँ पे एक मुख्य रूप से जो अंतर देखें तो यहाँ पे एक मस्तिष्क में बैठाएं कि जो व्यवहारवाद है, संज्ञानवाद है, रचनावाद है, इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन सी थ्योरी आती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो व्यवहारवाद है इसका सीखने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखें कि जो बिहेवियरिज्म है, इनके सीखने का जो अर्थ है वो है उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं। उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं का अर्थ है कि जो स्टिमुलस होते हैं और उसके प्रति जो रिस्पांस, यानी कि जो अनुक्रिया की जाती है, उसके बीच में संबंध की बात करता है यह सिद्धांत। तो जो सीखने वाला है उसके बारे में बोल रहा है क्या कि उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं के बीच अनुबंधन के मध्य से नए व्यवहार या व्यवहार में परिवर्तन प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात कि व्यवहारवाद कहता है कि सीखना क्या है। तो व्यवहारवाद के अनुसार सीखना
उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो संबंध बनता है और उस संबंध के आधार पर व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीखना कहते हैं। ये कहता है बिहेवियरलिज्म अर्थात व्यवहारवाद। और इस व्यवहारवाद के अनुसार जो सीखने वाला है व्यक्ति या बालक वो निष्क्रिय रहता है। अर्थात निष्क्रिय का अर्थ ये होता है कि जो सीखने वाला है वो निष्क्रिय रूप से है, बाहर उद्दीपन होंगी, उसके परिप्रेक्ष्य में या उसके विपरीत आप अनुक्रिया करेंगे। यानी कि जब उद्दीपक देखेंगे तब आप अनुक्रिया करेंगे, यानी स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में एक संबंध बनेगा। उसके परिणाम स्वरूप जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा उसे ही हम सीखना कहेंगे व्यवहारवाद के अनुसार। और इसमें जो सीखने वाला है वो निष्क्रिय रहता है। वहीं पे संज्ञानवाद की बात करते हैं कि सीखना क्या है। तो संज्ञानवाद के अनुसार सीखना सूचनाओं के आंतरिक प्रसंस्करण के माध्यम से होता है। यहाँ पे उद्दीपन और क्रिया के माध्यम से सीखना है, जबकि यहाँ पे सूचनाओं के आंतरिक प्रसंस्करण यानी कि इंटरनल प्रोसेस, बाहर सूचनाएं हैं वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क में जाती हैं और मस्तिष्क में संक्रिया होती है और मस्तिष्क में संक्रिया के परिणाम स्वरूप आपके अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसे सीखना कहते हैं। ये कहता है संज्ञानवाद। यहाँ पे उद्दीपन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे मानसिक संक्रिया की बात की जा रही। और इस संज्ञानवाद के अनुसार जो सीखने वाला है वो सक्रिय रहता है अर्थात प्रोएक्टिव रहता है, यहाँ पे रिएक्टिव रहता है यानी निष्क्रिय रहता है। वहीं पे हम देखें कि जो रचनावाद है, रचनावाद के अनुसार जो सीखने वाला है वो कहता है कि व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर दुनिया के ज्ञान का निर्माण करते हैं। अर्थात रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार सीखना क्या है, तो सीखने का अर्थ है कि यहाँ पे व्यक्तिगत अनुभव किया जाता है और व्यक्तिगत अनुभव किसके अनुभव के आधार पर दुनिया के ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी कि जो संसार में ज्ञान है वो बालक हो या व्यक्ति हो वह व्यक्तिगत अनुभव करेगा और अनुभव के परिणाम स्वरूप वह सीखेगा अर्थात उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। यानी कि बालक अपने ज्ञान का जो निर्माण है वो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर करता है और इसमें भी जो सीखने वाला है वो सक्रिय रहता है। यानी कि मूल अंतर अगर देखा जाए तीनों में तो व्यवहारवाद कहता है कि उद्दीपन और अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आपका व्यवहार परिवर्तित होता है या सीखने का कार्य करते हैं। वहीं संज्ञानवाद कहता है कि मानसिक संक्रिया है, मस्तिष्क में क्रिया करते हैं उसके बाद आप सीखते हैं। और वहीं पे रचनावाद कहता है कि आपके बाहर जो अनुभव हैं उस अनुभव को आप व्यक्तिगत तौर पर लेते हैं और तब आप उसको सीखते हैं और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसमें सक्रिय रहता है सीखने वाला, संज्ञानवाद में भी सक्रिय रहता है और व्यवहारवाद में भी निष्क्रिय रहता है। अर्थात व्यवहारवाद में वो निष्क्रिय है और दोनों में सक्रिय रहता है। यहाँ पे हम लोगों ने व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद को देखा। अब हम लोग आज का जो क्लास है वो पूरा निर्भर है व्यवहारवाद पे। तो हम आज शुरुआत करते हैं कि जो व्यवहारवाद है क्या वो, और यहाँ पे जो व्यवहारवाद है वो कैसे काम करता है। तो देखते हैं कि व्यवहारवाद क्या है। व्यवहारवाद जिसको कि हम बिहेवियरिज्म या बिहेवियरलिज्म कहते हैं। अब बात आती है कि जो बिहेवियरलिज्म है इसके संस्थापक कौन हैं। संस्थापक यहां पे देखें कि जो संस्थापक हैं उनका नाम है जॉन ब्रॉड वाटसन। और ये जो जॉन ब्रॉड वाटसन है इन्होंने जो स्थापना की वो जॉन हॉकिंस विश्वविद्यालय में की। एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो जॉन ब्रॉड वाटसन है जिसको कि हम जेबी वाटसन कहते हैं, इन्होंने इस व्यवहारवाद की स्थापना
जॉन हॉकिंस विश्वविद्यालय में की। उस समय जॉन ब्रॉड्स वाटसन जो थे, इस जॉन हॉकिंस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यक्ष थे। मनोविज्ञान जो विभाग था, तो उस मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष थे और वहां पे उन्होंने इस व्यवहारवाद की स्थापना की। अगर हम देखें कि जो व्यवहारवाद है, यह इसके पीछे के जो सिद्धांत हैं, या ये कहें कि कुछ और विचार हैं, उसके एवज में आए थे, या ये कहें कि उस सिद्धांत की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद की स्थापना हुई। तो किस सिद्धांत के विरोध में ये व्यवहारवाद आया, उसको हम देखें तो कहते हैं कि संरचनावाद और प्रकार्यवाद। संरचनावाद स्ट्रक्चरिज्म, और फंक्शनलिज्म, इन दोनों के विरोध में ये कहें कि इनकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप यह व्यवहारवाद आया। और व्यवहारवाद के आने का जो मुख्य कारण बने संरचनावाद और प्रकारवाद, तो यहाँ पे हम सामान्य सा सीखते हैं कि संरचनावाद क्या है और प्रकारवाद क्या है। तो यहाँ देखें संरचनावाद, देखिए संरचनावाद, और ये जो संरचनावाद है इसको हम स्ट्रक्चरिज्म कहते हैं, चरलिज्म, और एक है इस प्रकारवाद। प्रकारवाद को हम फंक्शनलिज्म कहते हैं। तो यहां पे देखें कि जो व्यवहारवाद है वह संरचनावाद और प्रकारवाद के विरोध में आया, या ये कहें कि इसके परिणाम स्वरूप जिस नए विचार की स्थापना हुई, वाद की स्थापना हुई, वो था व्यवहारवाद। तो यहाँ पे संरचनावाद के बारे में सामान्य सी जानकारी लें तो जो संरचनावाद है इसके बारे में देखें तो एक बिंदु बनता है कि विश्वविद्यालय में पनपने वाला प्रथम क्रमबद्ध संप्रदाय है। और संरचनावाद का जो शब्द दिया, वो दिया है हायड ब्रेडर ने दिया है। इन्होंने ये जो शब्द दिया अपनी पुस्तक सेवन साइकोलॉजी में दिया और पूछे कि संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे, या इस विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो यहाँ पे हम प्रवर्तक की बात करें तो जो संरचनावाद है इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं E.B. टिचनर। और ये जो E.B. टिचनर है वो कौन है, तो जो E.B. टिचनर हैं ये विल्हेम वुंट के शिष्य हैं। अगर हम देखें कि जो संरचनावाद है, इस संरचनावाद का जो प्रवर्तन E.B. टिचनर है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया सिद्धांत या बनाया गया, तो यह अमेरिका में
कॉर्नेल विश्वविद्यालय में, कॉर्नेल विश्वविद्यालय में यह जो संरचनावाद है वहां से निकल के आया। ये कहें कि कॉर्नेल विश्वविद्यालय में जिस विचारधारा या जिस वाद की स्थापना की गई टिचनर के द्वारा, वो विद्यालय था कॉर्नेल विश्वविद्यालय, और वहां पे संरचनावाद की स्थापना की गई। यहाँ पे देखें कि जो संरचनावाद है इसे हम एक और नाम से बता सकते हैं या जानते हैं, जिसे हम कहते हैं अंतर्निरीक्षण, वाद या अस्तित्ववाद। इसे हम निरीक्षणवाद या अस्तित्ववाद भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि जो संरचनावाद है यह किसी विश्वविद्यालय में पनपने वाला पहला स्कूल या संप्रदाय था जिसकी खोज या जिसकी स्थापना ईबी टिचनर ने किया, और जो संरचनावाद का शब्द है वो हायर्ड ब्रेडर ने दिया अपनी पुस्तक 7 साइकोलॉजी में। यहाँ पे देखें कि यह जो विचार है यह अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया, और इसे हम अंतर्निरीक्षणवाद तथा अस्तित्ववाद भी कहते हैं। यहाँ पे हम देखें कि एबी टिचनर विल्हेम वुंट के शिष्य थे। तो थोड़ा सा यहाँ पे सामान्य जानकारी लेना जरूरी है कि विल्हेम वुंट कौन थे, इन्होंने क्या काम किया। तो देखा जाए कि जो विल्हेम वुंट थे, विल्हेम वुंट ने मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया। यहाँ पे देखें कि जो विल्हेम वुंट है वो मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाते हैं। उसके लिए उन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की, पहली प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित की। तो यहाँ पे देखें कि उन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की, और यह जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की वो है 1879 में। वो जो प्रयोगशाला स्थापित की वो स्थापित की इन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में, लिपजिंग विश्वविद्यालय में। आज ये विश्वविद्यालय आपका जर्मनी में है, और ये जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है आज इसे वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं। यहाँ पे देखें कि विल्हेम वुंट को हमें पढ़ना इसलिए पड़ रहा है आज की डेट में क्योंकि मनोविज्ञान को एक स्वरूप दिया। कैसा स्वरूप? प्रयोगात्मक स्वरूप। तो मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्वरूप देने के लिए इन्होंने जर्मनी में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। वह जो विश्वविद्यालय है आज कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के शिष्य थे टिचनर महोदय, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है विलियम वुंट की, तो टिचनर जी अमेरिका चले जाते हैं और अमेरिका जाकर वहां पे वो संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना करते हैं। तो जो ये संप्रदाय था इसके अनुसार हम देखें
कि जो संरचनावाद है वो क्या कहता है, तो संरचनावाद के अनुसार देखा जाए तो संरचनावाद ने बल दिया, क्या दिया कि मनुष्य की चेतना विभिन्न मानसिक क्षमताओं और क्रियाओं का योग है, यहां पे देखें कि जो संरचनावाद है वो बल देता है चेतना पे। तो चेतना के बारे में कहते हैं कि जो मनुष्य की चेतना है वो विभिन्न मानसिक क्षमताओं और क्रियाओं का योग है। इसके परिणाम स्वरूप वो कहते हैं कि चेतन अनुभूति के 3 मुख्य तत्व होते हैं। 3 मुख्य तत्व हैं। वो चेतन अनुभूति के 3 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो उन्होंने कहा कि एक है संवेदना, अर्थात इस विचारधारा के अनुसार चेतन अनुभूति के 3 मुख्य तत्व हैं। संवेदना, जिसको कि हम सेंसेशन कहते हैं, एक है आपके प्रतिमा, जिसको कि इमेज, और एक है आपकी अनुराग, अफेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखे कि जो संरचनावाद है वह चेतन की विभिन्न मानसिक क्षमताओं और क्रियाओं का योग बताया गया है, तथा साथ में चेतन अनुभूति के 3 मुख्य तत्व संवेदना, प्रतिमा और अनुराग। यहाँ पे चूंकि हमें सामान्य परिचय है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं तो हम लोग इसको और डिटेल में देखते। बस यहाँ से हमारा इसका काम समाप्त हो जाता है। एक पॉइंट और बचा है इसमें कि जो प्रकारवाद है, प्रकारवाद, तो जो प्रकारवाद है इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं विलियम जेम्स, तथा इस विचारधारा के समझें तो कहती है विचारधारा प्रकारवाद कि मन की संरचना को जानना जरूरी नहीं है। कह रहे हैं कि मन की संरचना को जानना जरूरी नहीं है, जितना क्रियाओं तथा कार्यों को जानना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मन की संरचना, यहाँ पे हम देखें कि चेतन, यानी कि चेतन की बात की जा रही है, चेतन की अनुभूतियों के बारे में बात की जा रही है, संवेदना, प्रतिमा, अनुराग की। वहीं पे इसके विरोध में प्रकारवाद कहता है कि मन की संरचना के बारे में उतना जानना जरूरी नहीं है जितना कि क्रियाओं तथा उसके कार्यों की। क्या मन के बारे में ही बात कर रहे हैं? तो मन के बारे में कहते हैं कि मन की संरचना को जानना जरूरी नहीं है जितना कि उस मन की क्रियाओं तथा उसके कार्यों को जानना जरूरी है। ये मुख्य रूप से बल देते हैं, मुख्य रूप से बल जो देते हैं, ये मुख्य रूप से बल देते हैं अधिगम प्रक्रिया पर मुख्य रूप से बल देते हैं, जिसमें
अधिगम प्रक्रिया पर बल इसलिए देते हैं क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति समायोजन करता है। तो मुख्य रूप से हम देखें कि संरचनावाद और प्रकारवाद क्या है, तो ये मुख्य रूप से अंतर है। अब यहाँ पे हम लोगों ने संरचनावाद और प्रकारवाद को सीखा। अब हम चलते हैं कि जो व्यवहारवाद है, तो जो व्यवहारवाद है वो संरचनावाद और प्रकारवाद के एवज में आया था, इसलिए हम सीखते हैं। आइए देखते हैं व्यवहारवाद के सैद्धांतिक बिंदु। तो व्यवहारवाद के सैद्धांतिक बिंदु कौन कौन से हैं? तो देखें कि जो व्यवहारवाद है इसका जो पहला सैद्धांतिक बिंदु वो है कि मनुष्य को उसके व्यवहार, कार्य एवं उसकी चेष्टाओं से ही समझ सकते हैं। अर्थात देखा जाए कि जो व्यवहारवाद है उसका सैद्धांतिक बिंदु ये कहता है कि अगर मनुष्य को समझना है तो उसको समझने के लिए उसको व्यवहार करते हुए देखिए, या उसके व्यवहार को देखिए, उसके कार्य को देखिए और उसकी चेष्टाएं कैसी हैं, वो कैसा कार्य कर रहा है, उसको देखकर ही हम मनुष्य के व्यवहार को समझ सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चेतना का शरीर के विभिन्न अंगों पे जो प्रभाव है उसका अध्ययन करना व्यर्थ है। इस कथन का अर्थ यही है। फिर देखें कि जो इसका दूसरा बिंदु है वो है व्यवहार के अध्ययन की विधि के रूप में प्रेक्षण अर्थात ऑब्जर्वेशन तथा अनुबंधन कंडीशनिंग को महत्वपूर्ण माना। यहाँ पे मुख्य बिंदु यह है कि जो व्यवहारवाद है तो उस व्यवहारवाद के अंतर्गत जो व्यवहार का अध्ययन है उसके लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण माना गया है अनुबंधन को और प्रेक्षण अर्थात ऑब्जर्वेशन को। यहाँ पे देखें कि जो इस सिद्धांत का जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है व्यवहारवाद के अनुसार अनुबंधन ही व्यवहार की कुंजी है। यहां पे देखें कि अनुबंधन ही व्यवहार की कुंजी है। अनुबंधन का अर्थ है कि SR अनुबंधन SR अनुबंधन का अर्थ है यहां पे स्टिमुलस और रिस्पांस अर्थात उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में जो बंधन होता है, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध होता है वही व्यवहार की कुंजी है। अर्थात बालक या व्यक्ति व्यवहार कैसे करेगा, तो व्यवहार उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, जो व्यवहार कर रहा है वो किसके एवज में है, तो वह व्यवहार में जो परिवर्तन है या व्यवहार को हम समझ सकते हैं वो कैसे, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में जो अनुबंधन होता है वही व्यवहार की कुंजी होती है उसकी। तो व्यवहार में परिवर्तन होता है कहाँ से, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में जो अनुबंधन होता है उससे। आइए हम देखते हैं कि इसका जो
अगला सैद्धांतिक बिंदु है वो क्या है? तो जो इसका अगला सैद्धांतिक बिंदु वो है उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं, उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं के बीच संबंधों के माध्यम से नए व्यवहार या व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो उत्तेजनाएं हैं और प्रतिक्रियाएं हैं, उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं का अर्थ है उद्दीपन और अनुक्रिया। तो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध के माध्यम से ही नया व्यवहार या व्यवहार में परिवर्तन प्राप्त किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि नया व्यवहार और व्यवहार में परिवर्तन अगर होता है तो वह उद्दीपन और अनुक्रिया यानी कि उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं के बीच जो संबंध होता है उस पर निर्भर करता है। आइए इसके अगले सैद्धांतिक बिंदु को देखें तो कहता है कि व्यवहार में परिवर्तन सहज क्रिया अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन, सहज क्रिया से शुरू होकर तत्पश्चात विशेषीकरण को प्राप्त करता है। कहा जा रहा है कि जो यह व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, ये व्यवहार में जो परिवर्तन है वो सहज क्रिया से शुरू होता है। सहज क्रिया का अर्थ होता है कि बालक उन क्रियाओं को जो कि अनियंत्रित रूप से होती हैं और उस क्रिया को बालक करता है। जैसे पेन पकड़ना है तो सहज क्रिया, इधर हाथ दौड़ाना, उधर दौड़ाना, ऊपर करना, नीचे करना, लेकिन उस पेन को पकड़ नहीं पा रहा है। तो इस पेन मस्तिष्क में सोच रहा है कि इस पेन को पकड़ लें, लेकिन सहज क्रिया यह है कि उसको सही से पकड़ने, इधर से हाथ जा रहा है, इधर से हाथ जा रहा है, लेकिन एक बार क्या होगा कि इधर उधर करते हुए, बार बार करते हुए एक बार इस पेन को पकड़ लेगा। पहले तो सहज क्रिया है और फिर पकड़ लिया। तो सहज क्रिया से शुरू होती है और विशेषीकरण को प्राप्त करता है, अर्थात इस पेन को पकड़ना सीख लिया सही से। चलने की बात है तो वो चलना भी तो उसी तरीके से सहज क्रिया है, लड़खड़ा के चलता है और फिर सही तरीके से सीख जाता है। तो सहज क्रिया से शुरू होती है व्यवहार में परिवर्तन और विशेषीकरण को प्राप्त कर लेता है। लड़खड़ा के चलता है फिर ठीक से चलने लगता है, बोलता है हकला के फिर बोलने लगता है सही तरीके से। ये सहज क्रिया है, हकला के बोलना। या ये कहें कि शरीर की जो क्रियाएं हैं, वो शरीर की क्रियाएं जो अनियंत्रित रूप में होती हैं बच्चे के द्वारा, वो सहज क्रियाएं हैं, और उसके बाद उस सहज क्रिया के बाद वह विशेषीकरण को प्राप्त करता है। अगला जो सैद्धांतिक बिंदु है वो है अधिगम या सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाता है। व्यवहार में परिवर्तन लाता है अर्थात अधिगम क्या है, अधिगम के माध्यम से क्या होगा? तो अधिगम के माध्यम से आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो व्यवहारवादियों का जो मुख्य सैद्धांतिक बिंदु थे वो ये प्रमुख सैद्धांतिक बिंदु थे। इसे आप बहुत आसानी से और सरल तरीके से अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। इसके बाद हम लोग एक सामान्य सी बात इसमें है, वो है एक बिंदु कि व्यवहारवाद का शिक्षा में योगदान।
व्यवहारवाद का योगदान। आइए देखते हैं कि जो व्यवहारवाद है इसका शिक्षा में क्या योगदान है। तो उसमें जो पहला बिंदु है वो है व्यवहारवादियों ने पशुओं पर प्रयोग किए और पशुओं पर जो प्रयोग किए वो प्रयास व भूल पे किए, और जो प्रयास व भूल पे किए इसी को वो सीखने की प्रक्रिया में लागू कर दिए। सीखने की प्रक्रिया में लागू किए। आइए देखते हैं इसका जो अगला शिक्षा में योगदान है वो है बाल मनोविज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला इस व्यवहारवादियों के आधार पे। और अगला जो योगदान है वो शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार है। और अगला जो योगदान है वो है इस संप्रदाय ने निरीक्षण और मापन पर बल दिया और व्यवहारवादियों ने बालक के व्यक्तित्व के अध्ययन को सरल और वस्तुनिष्ठ बना दिया। अर्थात हम ये देखें कि जो व्यवहारवादी थे या व्यवहारवाद विचारधारा थी उसके माध्यम से क्या हुआ, तो व्यवहारवादियों ने पशुओं पर प्रयोग किए और उसे सीखने की प्रक्रिया में लागू किया। बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन, बालक का जो मनोविज्ञान है उसके अध्ययन को इस व्यवहारवाद से प्रोत्साहन मिला और शिक्षा का संबंध जो है वो मानव व्यवहार से, यानी कि मानव जो व्यवहार करता है वह जितना अनुभव करता है, जितने उसके सामने उद्दीपन और क्रिया के बीच में जो संबंध है वो जितना सही होगा उसका व्यवहार उतना सही होगा। इस संप्रदाय ने निरीक्षण और मापन पर बल दिया और व्यवहारवादियों ने बालक के व्यक्तित्व के अध्ययन को सरल और वस्तुनिष्ठ बना दिया। तो हम लोगों ने आज व्यवहारवाद क्या है और व्यवहारवाद किस विचारधारा पे कार्य करता है उसको हम लोगों ने सीखा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे के बिंदु के साथ। धन्यवाद।